चलिए, सो बेसिकली आज अपन किसके ऊपर बात करने वाले हैं, आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस है, और वो भी किसके रिगार्डिंग, आरयूएचएस के रिगार्डिंग। ठीक है, कि आरयूएचएस जो है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 12th का क्या आएगा, 12th का क्या आने वाला है, सिलेबस आएगा। कि आपको पता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। समझ रहे हो कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 33 है ना, केमिस्ट्री के कितने आएंगे 33, एंड बायोलॉजी के कितने आएंगे 34। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 100 क्वेश्चन। और हर सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या फिर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है या फिर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जब भी कंपटीशन को क्या किया जाता है, फाइट किया जाता है, तो कंपटीशन में तीनों ही सब्जेक्ट को वेटेज रख के आपको आपका रैंक जो है आपको लेकर आना है। ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग अपन आज की क्लास में बात करेंगे। तो बेसिकली कल की क्लास में, जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास में बात करी थी, कि आपके 12th में सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। आप आसानी से आरयूएचएस की साइट पे जाके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडमिशन जो 2022 से 23 का जो दे रखा है, न्यू एडमिशन के प्रोटोकॉल्स उस पर मेंशन है, उस पर जाके आप अपना बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस का सिलेबस जो है वो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फॉर्म कब, अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट कब की है ना। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर और अक्टूबर में भी सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। इस बार थोड़ा एग्जाम का प्रोसेस जल्दी रहेगा, साथ साथ में रिजल्ट जो है वो भी क्या रहेगा, जल्दी रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलो, सो अब स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक से बात की जाएगी आज की क्लास में। बेसिक बोले तो बायोलॉजी के रिगार्डिंग बेसिक बात की जाएगी। ठीक है, जो बच्चे स्टूडेंट आज न्यूली ज्वाइन करे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट रहने वाला है, और जिन्होंने मेरे से पहले भी पढ़ लिया है उनके लिए सिर्फ रिवीजन होगा। आप सभी जानते होंगे कि बायोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, राइट। एक बॉटनी है, दूसरी कौन सी है, जूलॉजी। जूलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का, एंड बॉटनी में अपन अध्ययन किसका करते हैं, प्लांट्स का। ठीक है, तो 12th में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वेदर एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो सभी क्या होगा, कंसीडर्ड होगा। ठीक है, और अगर अपन बात की जाएगी किसकी, एसेक्सुअल की, है ना, तो 12th क्लास में एक अलग से चैप्टर दे रखा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। सो हर चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस में। समझ रहे हैं, जैसे कि मेंडल्स का लॉ आपके 12th के अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें कैसे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी करी, जिसका अपन बोल सकते हैं बॉटनिकल जो नेम है वो क्या है, पाइसम सैटिवम है ना। उन्होंने कैसे उसमें 7 डोमिनेंट या रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया, कितने से कितने समय पे उन्होंने उस चीज़ को खोजा था, है ना। साथ ही साथ में अपन ये भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि उनकी जो डिस्कवरी थी, उनकी जो खोज थी, उनका नोबेल प्राइज उनको जीवित रहे थे तभी मिल गया था या फिर मरने के बाद में मिला था, है ना। सेम इसी प्रकार से अगर मरने के बाद में मिला है, आप सभी स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं, तो ऐसे कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिनको उनका दैट मीन्स उन्हीं की डिस्कवरी को उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया था और उनको भी उसके ऊपर क्या मिला गया था, प्राइज मिला गया था। ये सब आप चीज़ें जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती हैं। बेसिकली बायोलॉजी का मीनिंग समझा जाए तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। कि लाइफ के बारे में क्या करना है, स्टडी करना, आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है जूलॉजी और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, बॉटनी। जूलॉजी में अपन स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स की जब क्या की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा, वो आपका जूलॉजी है। और जब अपन क्या करेंगे, स्टडी किसकी करेंगे, प्लांट्स की करेंगे, वो आपकी बॉटनी है। ये सभी चीज़ें आप साथ के साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। समझ गए, विजन क्लियर है। केमिस्ट्री फिजिक्स के बराबर आपकी क्लासेस लग रही हैं, तो वो भी आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। साथ साथ में बायोलॉजी को भी आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। ठीक है, ये पूरा ध्यान में रखिएगा और डेली रोज का सेल्फ स्टडी कीजिएगा। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर जो है अपने बायोलॉजी क्लास 12th का, वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन
ऑर्गेनिज्म। तो अपन ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो थोड़ा सा आज फिर से उस चीज़ के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यू है तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए रिप्रोडक्शन किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने ही जैसा किसी भी चीज़ को अपन बोल सकते हैं वापस से अगेन क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। अगर रिप्रोडक्शन सेक्चुअली हो रहा है तो जीन्स में वेरिएशंस आते हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो भी प्रोजेनी है उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अगर बात किसकी करी जाती है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा अपन बोल सकते हैं वेरिएशन देखने को नहीं मिलते, तो वो अपने पेरेंट के कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जैसे हाँ यस, जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, क्लोन्स बोला जाता है। इन क्लोन्स के ऊपर ही क्वेश्चन बना जाता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स आर नोन एज व्हाट, दी क्लोन्स। दे आर नॉर्मली, या फिर अपन बोल सकते हैं दे आर डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं इसको, सीन इन व्हाट, दी ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर अपन इसकी डेफिनेशन सबसे पहले शुरुआत कर दिए हैं रिप्रोडक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म के अंदर, सो आप साथ में लिखते चलिए, क्लोन्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लोन्स जो है वो देखने को मिलता है सीन इन asexual reproduction, seen in asexual reproduction. Okay, next लिखिएगा, the organisms which are morphologically and genetically similar to their parents is known as clone. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है अपने पेरेंट से, उन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे, क्लोन्स बोला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ तक फटाफट से आप लोग इसको मेंशन कर लो अपने नोट्स में, फिर अगर अपन आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और भी डिस्कस किया जाएगा। एक मैंने आपको पिछले ही सेशन में मैंने आपको बताया था, एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, तो देखो लाइफ स्पैन से आप सभी फैमिलियर हो, है ना, कि जितने भी अपनी पूरे अपन बोल सकते हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ग्लोब में, है ना, समझ रहे हो, जितने भी क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या है, उन सभी का क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लाइफ स्पैन क्या है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, जब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है और जन्म के बाद में जब उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, मृत्यु होती है, वो उसका क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, इट इज़ एन पीरियड। ठीक है, ये अपने आप में एक पीरियड है, एक टाइम ड्यूरेशन है। इट इज़ एन पीरियड ऑफ बर्थ टू टिल डेथ, है ना, टिल डेथ क्या कहलाता है, इज नोन एज लाइफ स्पैन। अब देखिए, अब मैं आपसे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि कोई व्यक्ति एक रोड को क्रॉस कर रहा था, ठीक है, और इन अनलकीली या फिर अपन बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या वो उस व्यक्ति का लाइफ स्पैन है? नहीं है, है ना। देखिएगा, हाँ, ये अपन बोल सकते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो उन सभी का आज के टाइम पे साइंटिफिकली हर किसी के पास में रेशनल है कि हर ऑर्गेनिज्म इतने समय तक मैक्सिमम जी सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का एक बात की जाए, एक मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 100 ईयर्स। ठीक है, अगर 100 ईयर से पहले ही किसी ना किसी
क्या बोल सकते हैं अपन, किसी ना किसी डिसऑर्डर के जरिए या फिर बीमारियों के जरिए या फिर कोई भी अपन बोल सकते हैं कोई भी ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो वो लाइफ स्पैन के अंदर कंसिडर्ड नहीं होगा। लाइफ स्पैन के अंदर कंसिडर्ड क्या होता है कि मानो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कुछ सेकेंड्स ही जी सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि पर्टिकुलर इन ऑर्गेनिज्म के आपको डेटा जो है वो लिख के लेके आने हैं, जैसे काऊ है, हॉर्स है, ठीक है, मंकी हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, सैंड फ्लाई हो गया, ठीक है, कहा था। तो वही चीज़ें अब अपनी किसके अंदर आने लगेंगी, लाइफ स्पैन के अंदर आने लगेंगी, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, उनकी एक सर्टेन लाइफ स्पैन होगी। जैसे कि ह्यूमंस की क्या है, दैट इज़ व्हाट 100 ईयर्स, समझ रहे हैं। ऐसे बनियान ट्री की अलग है ना, बनाना ट्री की अलग है। एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन वोकैबुलरीज जो है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में जो आती हैं उनके बारे में क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्लोन्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में अपन ने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। अब देखिए आपके चैप्टर में ही एक शब्द आ रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है बेसिकली ये, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है ना। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको साथ साथ में। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीज़ें जो क्या है, लाइव हैं, जीवित हैं, समझ रहे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो भी जिनमें क्या होते हैं ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनको क्या करती हैं, लाइव रहने की क्या कर रही है, पूरी पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। जैसे कि लाइव रहने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, रेस्पायरेशन होना ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है, डाइजेशन होना ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एसिमुलेशन हो गया, समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन का, हाँ, लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, पॉपुलेशन का बढ़ना अपने आप में क्या है, एक विशेषता है। किसकी विशेषता है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की। अब देखिए जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन के अंदर ये कोई भी ऐसी विशेषता अपने पास में नहीं है, दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है। जैसे कि पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर क्या है, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट्स वाई वो क्या कहलाते हैं, लिविंग कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके सेल के अंदर डेड हो जाती हैं या फिर उनको काट लिया जाता है ना, आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा, तो उनसे क्या बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपन बोल सकते हैं फर्नीचर हो गया, हाउस हो गया, ये सब चीज़ें उनसे बन रही हैं। लेकिन उनको काटने के बाद में उनमें वो चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स नहीं रहते हैं टू बीइंग अ लाइव, समझ रहे हैं। तो वो फिर किस में कंसिडर हो जाएगी, एज अ नॉन लिविंग के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, तो इसका डेफिनेशन भी आप साथ साथ में लिखेंगे। एनीथिंग which anything which fulfill the characteristics, anything which fulfill the characteristics, लिखो इसको, of being लाइव, ऐसी चीज़ें जो लाइव होने के करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब मैं बहुत ही आसान तरीके से कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके एलेबोरेट करूंगी, यहाँ पे आपको साथ साथ में लिखने हैं, ठीक है। चलिए, सो देखिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, आप भी साथ साथ में इसका आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे जो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसका कोई ऐसी हिरार्की नहीं है कि आपको यही पहले याद करना है, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में क्या आ सकता है कि बताओ जो चीज़ें जीवित हैं उनमें इन चारों में से कौन सा मैच कर रहा है, या फिर ऑप्शन में आ सकता है ऑल ऑफ द अबव। अगर तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, मैच कर रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपके पास में क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है, 4 हैं, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नॉन लिविंग को दर्शा रहे हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो लिविंग को दर्शा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लिविंग वाली विशेषता वाला राइट आंसर होगा। तो हर बार एंट्रेंस का जब भी एग्जाम दिया जाता है
तो क्वेश्चन की भाषा को समझा करें। आपका RUHS का जो पेपर होगा एंट्रेंस वाला, वो पेपर हिंदी में भी होगा, साथ साथ में इंग्लिश में भी होगा। अगर कई बार हिंदी में आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ रहे हैं, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वेदर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, इफ़ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली आप सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है मेरा कि आपको आज से ही इंग्लिश की तरफ क्या करना है, जाना है, समझ रहे हैं। क्योंकि आपके आने वाला समय पूरा जो है, जितनी भी आप स्टडी करेंगे, जितना भी आप यूनिवर्स में, जितना भी अपन बोल सकते हैं, आप पूरे ग्लोब में जहाँ भी जा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है, दैट इज़ व्हाट इंग्लिश, वो आपके हेल्प करेगी। समझ पा रहे हो? ओके। सो देखो क्या है, ऑर्गेनिज्म की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि नंबर वन क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैंने इसको कोई सीक्वेंस वाइज नहीं लिख रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जितने भी अपन जानते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर सेकंड क्या हो सकता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग। जब भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ले लो, ह्यूमन बींग्स में दो प्रोसेस होती है, एक इनहालेशन की और दूसरी किसकी, एक्सलेशन की। जब भी अपन इनहेल कर रहे हैं, देन वी आर व्हाट, वी आर परफॉर्मिंग, वी आर टेकिंग व्हाट, ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट। हाँ, एयर को ले रहे हैं, एयर में अपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण असेंशियल कौन है, ऑक्सीजन है। अगर अपनी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो विद इन अ मिनट्स, ठीक है, 5 से 10 मिनट में अपना क्या हो जाता है, ब्रेन डेथ हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अपनी बॉडी का जो बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, द बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेस। द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल लिखते चलिएगा साथ साथ में, यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, अगर कोशिकाओं को क्या नहीं मिल रहा है, सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, समझ पा रहे, तो ये कोशिका क्या होती है, एक समय पे आके मर जाती हैं। जैसे कि अपन बात की जाए, जो अपने ह्यूमंस में जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ में C6H12O6 क्या है, जरूरी है। एंड C6H12O6 इज व्हाट, इट इज एन ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला। समझ रहे हो? तो अपने न्यूरॉन्स को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन के साथ साथ में ग्लूकोज। देखिए, आपने नॉर्मल अगर एक्सपेरिमेंटल की बात की जाए, विथ एन एक्सपेरिमेंट, जब भी किसी भी पर्सन को क्या होता है, थोड़ा सा डिजीनेस सा फील होता है, थोड़ा लेस ऑफ एनर्जी का फील होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि चक्कर से आ रहे हैं, या फिर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको सबसे पहले ग्लूकोज दिया जाता है। यस और नो? आप अपने स्कूल लाइफ में भी जब आप खेल रहे थे, कूद रहे थे, ठीक है, जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तो घर पर जाके आप सबसे पहले एक ग्लूकोज का गिलास बनाते हैं और उसको पीते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, फुली एक्टिवेट कर देता है। तो कोशिकाओं को अलग अलग तरीके के अपन बोल सकते हैं, लेकिन देखो, न्यूरॉन्स को सिर्फ और ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ही नहीं चाहिए, ये तो इसके लिए असेंशियल है, साथ ही साथ में इसको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। समझ रहे हो? जैसे कि आप कोई भी भोजन खा रहे हो, आपके पास में एक प्लेट है, उस प्लेट में आपके पास में सब्जी भी है, चपाती भी है, रायता भी है, सैलेड भी है, सब कुछ है ना? भूख लगाई होगी सुन के तो कईयों को, ठीक है। तो आपको उस प्लेट में कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, विटामिन्स भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है एंड प्रोटीन भी मिल रहा है। समझ में आ गया? हर एक कंपोनेंट का अपना अपना क्या होता है, रोल होता है। जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ रहे हैं? आपके एंट्रेंस में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली, कि आप जब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने बहुत ही कम अमाउंट में अगर अपन को मिल रहा है, तो भी वो अपनी बॉडी के लिए क्या है, सफिशिएंट है। समझ पा रहे हो? जैसे कि विटामिन्स, जैसे कि मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन्स आप सभी ने सुने हैं, दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल।
फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुलनशील है। सबसे ज़्यादा शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है वो होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन की। ये जब अपन 12th में आपका हेल्थ डिजीज़ वाला जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे, अलग अलग बीमारी से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कर्वी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेलेग्रा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या समझे, विटामिन 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं विटामिन? 2 तरीके के, है ना। ये आप लोग लिखते चलिएगा। गोल्डन आज का क्लास रहेगा जिसमें अपन बेसिकली टॉप मोस्ट समझ रहे हैं आखिर बायोलॉजी का पूरा विजन क्या है। जब किसी सब्जेक्ट का विजन समझ लेते हैं तो उस पूरे सब्जेक्ट को लर्न करने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। तो देखो विटामिन कितने तरीके के हैं? 2। एक कौन सा है? फैट। दूसरा कौन सा है? वाटर। तो फैट में आप लोग लिखिएगा, फैट में कौन कौन से विटामिन आएंगे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर दी फैट सॉल्यूबल। ठीक है, ये लिख लो, फैट सॉल्यूबल विटामिन है ये। एंड अगर अपन बात की जाए वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो 2 तरीके के विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और साथ साथ में विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो भी आपका कौन सा है? जैसे आप सभी ने आंवला खाया है, आंवला, आंवला इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। समझ में आ रहा है? आप सभी ने एग खाया है, किसी ने खाया होगा, जो नॉन वेजिटेरियन है, बेसिकली बहुत सारे लोग आजकल खाते हैं, तो ये आम भाषा है, दैट मीन्स एक इनफॉर्मल टॉक है अपने बीच में, ठीक है, कि जो भी एग खा रहे हैं, जैसे कि जिम वाले जो लोग होते हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, तो सबसे रिचेस्ट सोर्स अगर एग, दैट मीन्स प्रोटीन लेना है, तो वो एग को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन कितने तरीके के हो गए? 2, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड व्हाट आर अबाउट द वाटर सॉल्युबल? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है? बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, है ना, B9, B3, ठीक है, B6, है ना, B5, B12, अलग अलग हैं। उनकी कमी होने से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए कहते हैं रोटी खाओ, दाल खाओ, दैट मीन्स इट इज़ इनफ फॉर योर बॉडी, है ना। समझ रहे हैं? बाहर का फास्ट फूड तो आपको खाना ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या समझे, न्यूरॉन्स के सर्वाइवल के लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। समझ पा रहे हो? सो यहाँ पर अपन ने क्या बात करी, एक बार ये लिख लिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं जो ये दर्शाती कि ऑर्गेनिज्म लाइव है। समझ पा रहे हैं? तो उसमें सबसे पहले बात किसके बारे में करी है? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट किसके बारे में बात करी है? रेस्पिरेशन। और देखिए और क्या हो सकता है? नंबर 3, यस, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ग्रोथ पढ़ लेते हैं पहले। एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक मदर, दैट मीन्स अभी उसका बेबी जो है वो डिलीवर्ड हुआ है, तो आप जानते हैं जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दैट मीन्स उसका जन्म जब हो रहा है तो वो अपनी लाइफ की कुछ सर्टेन साइकिल्स में आता है। जैसे कि आपका जब जन्म हुआ था तब आप अलग थे, अभी फिलहाल आप अलग हैं। दैट मीन्स इन द सेंस ये नहीं कि बंदा ही चेंज हो गया, नहीं, ठीक है। दैट मीन्स तब आपकी बॉडी अलग दिखती थी, अभी आपकी बॉडी अलग दिखती है, ठीक है। तो जब जब कोशिकाओं का जो नंबरिंग है, अगर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? हाइट का बढ़ना, है ना, बॉडी का बहुत ज़्यादा मस्कुलर होना, या फिर कोई पर्सन जैसे गर्ल्स हैं वो लीन होती हैं, बॉयज़ आर मोर वॉट मस्कुलर। ये आप लोग 11th में पढ़ते आए हो कि मेल और फीमेल के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे ध्यान देखो, ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है? ग्रोथ का मतलब लिख लीजिएगा साथ साथ में, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कि ग्रोथ का मतलब है सेल्स के नंबर में क्या आना, दैट मीन्स इंक्रीजमेंट देखने को मिलना। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? यस, जब क्या होगा, जब आप किसी वर्क में कोई भी कार्य ले लो, जब आप उसके जब आप उसकी चीज़ में बार बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर उसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना क्या है? ग्रोथ। एंड स्किल्स का बढ़ना क्या है? डेवलपमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखिए, नंबर और क्या हो सकता है? नंबर 5 जैसे कि आप लोगों ने बोला है मेटाबॉलिज्म।
है ना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी अपने आप में क्या है, एक विशेषता है किसकी, किसकी, ऑर्गेनिज्म की। आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर, दैट मीन्स ब्लड में जो उसके कंपोनेंट, जो आपके खाने में जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपके ब्लड में जा रहे हैं। तो वो ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी दाल आपके ब्लड में घूम रही है या फिर रोटी घूम रही है, नहीं ना। सो कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें आप खा रहे हो वो टूट टूट के किस में आ जाती है, सिंपलर फॉर्म में, एक सरल फॉर्म में, है ना। कि चपाती के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो टूट के अपने नॉर्मल का उसमें आ जाएगा फॉर्म के अंदर, ठीक है। वो किसके माध्यम से आता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब देखो मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग तरीके की होती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। जब जब अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ स्टोर होनी है वो किसके माध्यम से होगी, एनाबॉलिज्म के माध्यम से। जब जब अपनी बॉडी में कोई चीज़ टूट रही है वो किसके माध्यम से होगी, कैटाबॉलिज्म के माध्यम से। समझ पा रहे हो यहाँ तक। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन विच आर हेल्ड बाय द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, चीज़ों का टूटना, है ना। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो उसका स्टोरेज होना, ठीक है। समझ पा रहे हो। जैसे कि मानो कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा किसी पर्सन को फील हुआ कि दैट आई एम सो मच ओबेस, दैट मीन्स मैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको लग रहा है कि वो मोटा है या मोटी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खाने को कम कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है। तो उसकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन जो है वो अक्कर होगी ज़्यादा एनाबॉलिज्म के कंपैरिजन में, क्योंकि बॉडी की कोशिकाओं को क्या चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो उसको, दैट मीन्स उस चीज़ को लेने के लिए, अपनी बॉडी को खुद को चलाने के लिए क्या करेगा, जो स्टोर हुई हुई चीज़ें होती हैं लिवर में, मसल्स के अंदर, वो टूट टूट के क्या होंगी, कंज्यूम होने लग जाएंगी। और एक समय पे आते आते बॉडी का वेट जो है वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। यही मैकेनिज्म होती है। समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, दैट मीन्स तब तो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही है। इतनी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है जितना अपन एक्स्ट्रा खा लेते हैं। समझ रहे हो। सो ये ध्यान में रखना है। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5 अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्टिमुलाई के प्रति क्या शो करना, स्टिमुलाई के प्रति क्या शो करना, रेस्पॉन्स शो करना। अब देखो जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, इस पेन अगर ये गिर गया तो इसमें से कोई आवाज़ आएगी, ये रोएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसके, लाइव होने के। अगर इन केस अपन खुद गिर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर व्हाट, अपने जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे और अपन को क्या होगा, एक सेंसेशन आएगा कि अपन गिरे हैं और साथ साथ में अपन को लगी भी है और अब पेन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो स्टिमुलाई के प्रति क्या करना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाऊं, अगर मैं इसको फेंक रही हूँ तो आपकी आंखें ब्लिंक करेंगी, हाँ कि ना। एक बार तो आप डरोगे, ठीक है, चाहे सामने वाला फेंके ना फेंके, लेकिन एक बार तो आप रिस्पॉन्स शो करोगे ना। अगर ये चीज़ नॉन लिविंग की तरफ अपन फेंके, जैसे अपन एक वॉल पे क्या कर रहे हैं, एक दीवार पे अपन बॉल से खेल रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, तो उसके प्रति तो कोई बॉल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, क्योंकि वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। अगर यही अपन क्या करें, सामने एक पर्सन खड़ा है और आप यहाँ खड़े हो, आप दोनों में वार्तालाप हुआ कि अपन चलो कैच खेलते हैं बॉल से, ठीक है। आपने एकदम जोश से बहुत तेजी से बॉल फेंक दी, समझ रहे हो। तो वो बॉल जब आपने फेंकी, सामने वाले को वो बॉल जो आ रही है वो उसको पसंद नहीं आई। उसने क्या किया, आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया स्टिमुलाई के प्रति। क्या कर रहा है, ऐसे कैसे बॉल फेंक रहा है, मैं ऐसे थोड़ी ना पकड़ सकता हूँ या पकड़ सकती हूँ। समझ पा रहे हो। तो हमेशा जो जो चीज़ें लाइव हैं वो स्टिमुलाई के प्रति क्या करती हैं, रिस्पॉन्स को शो करती है। समझ में आ रहा है। जैसे आपको नर्सिंग के अंदर एंट्रेंस क्लियर करके गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप अभी क्या कर रहे हो, जो भी मैं आपको स्टिमुलाई दे रही हूँ आप उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ पॉजिटिव वे, यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम GMR-CP, राइट। समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नंबर 7। और क्या हो सकता है बताओ, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हो सकता है कि जो भी चीज़ें अपन खाते हैं अपनी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, साथ ही साथ में अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी करती है। अगर एब्जॉर्ब मानो नहीं कर रही है सो ह्यूमंस में उसके अगेंस्ट विपरीत रूप में नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मानो कई बार
बहुत ही इच्छा करी पाव भाजी खाने की, ठीक है। लेकिन वो पाव भाजी जब बन रही थी उसके पास में बहुत सारे मॉस्किटो थे, मच्छर थे, और मज़े से बार बार भाजी पे भी बैठ रहे हैं, पाव पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन अपन ने तो खा ली, भूख लगी थी खा लिया। लेकिन क्या होगा, अपनी बॉडी में उसका प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ। डाइजेशन नहीं हुआ, दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ है। तो अपनी बॉडी में उसके प्रति क्या होगा, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। वेदर वॉमिटिंग आ सकती है, उल्टी से सब कुछ बाहर निकलेगा, या फिर डायरिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पनपने हुए वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा में नहीं रह सकते। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 8। अपनी बॉडी जो भी चीज़, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी वो क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को गेन कर रहे हैं, तो उससे निकलने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, है ना। देखिएगा, समझिएगा, अगर अपन बात की जाए, अगर अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस नहीं होती, तो एक चिप्स का, लेस का, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, आप एक लेस का चिप्स का पैकेट खा रहे हो तब भी उससे डेथ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो पोटेशियम से भरी हुई होती है और अपनी बॉडी को इतना पोटेशियम नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? साथ साथ में उसके अंदर सोडियम तो बहुत ज़्यादा होता है, तो अपन को सोडियम भी नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आप देखते होगे ना, चिप्स के पीछे पूरा का पूरा लिखा हुआ होता है कि इसमें ये मात्रा इतनी है, इसकी मात्रा इतनी है, तो बेसिकली सोडियम सबसे ज़्यादा रहता है उसमें, नमक ज़्यादा रहता है। समझ पा रहे हो? तो देखिए, एक्सक्रीशन, हर ऑर्गेनिज्म का अपना ही एक्सक्रीशन है। जैसे कि अपन डिफरेंस क्रिएट करते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, है ना, प्लांट और एनिमल के बीच में। तो प्लांट्स जो है, जैसे कि प्लांट्स जो है, उनका एक्सक्रीशन क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर अपन ह्यूमंस की बात करें, अपना जो एक्सक्रीशन जो है रेस्पायरेशन के थ्रू, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कि अपन को, अपनी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि CO2 का जो नेचर होता है बच्चे, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। समझ में आ रहा है? क्या नेचर होता है, एसिडिक। अपना जो बॉडी का जो ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन है जो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही इसका पीएच कम ज़्यादा होगा, ये अपने आप को मेंटेन करेगा। इसमें मौजूद होने वाले ऑर्गन्स अपनी बॉडी के वो साथ में कंपनसेट करके वर्क करेंगे। तो नॉर्मल ब्लड के पीएच से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच होता है। ये आपको रट लेना है अभी के अभी फिलहाल, है ना, और आने वाले समय पे भी रट के रहना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम नॉलेज जो भी आपको अभी मिल रही है। तो बफर सिस्टम, दैट इज योर, आवर ब्लड इज व्हाट, दी बफर सॉल्यूशन, जो अपने पीएच को इसी रेंज में मेंटेन करके रखेगी। मानो ब्लड में, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो रक्त है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ब्लड में क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के अंदर आरबीसी भी है, रेड ब्लड सेल्स जिसको अपन बोलते हैं, है ना। आरबीसी को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। तो इधर आ जाओ, ब्लड में क्या है, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड के अंदर और क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड में और क्या होता है, प्लेटिलेट्स, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। समझ पा रहे हैं? एंड इनको तो अपन क्या बोलते हैं, ब्लड के कॉर्प्यूसल्स। इनको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड के कॉर्प्यूसल्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ब्लड एक अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 तरीके के टिश्यू से मिलके बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो जैसे अपने शरीर में हड्डियां हैं, वो हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू है। सेम उसी तरीके से अपना जो ब्लड है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें ये सभी चीज़ें क्या है, मौजूद रहती हैं। तो ब्लड में जो आरबीसी है, ये आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करके रखता है, और इस हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं, ठीक है।
तो अब हाँ यस, दो चेनें होती हैं, इसके बारे में आपका पहले भी मैंने बताया है, तो अपन इसके बारे में और भी डिटेल में आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल किसके रहते हैं, बाइंड ऑक्सीजन के। तो प्लांट्स लव कार्बन डाइऑक्साइड बट ह्यूमंस लव व्हाट, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, सो देखो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, अपने आप में क्या हो जाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स है किसके, लाइव रहने के। और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एक करेक्टरिस्टिक होता है हैबिटेट, है ना। हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अर्थ पे जितने भी पनप रहे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी का अपना अपना हैबिटेट है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मानो अगर आपको एकदम से माउंट एवरेस्ट पे भेज दिया जाता है, तो आप इतनी आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं क्या? आपको प्रॉब्लम तो आएगी, आपको समय तो लगेगा वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में खुद को मैच करने के लिए, ठीक है। तो अगर मानो कुछ ऑर्गेनिज्म जो गीजर में पनप रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सीवेज में रहते हैं, तो दोनों ऑर्गेनिज्म पे उनके हैबिटेट में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये आज की क्या हुई है, बेसिक क्लास हुई है, जिसे अपन ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी आते हैं। दैट इज़, वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट ही है कि अपनी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, दैट मीन्स 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एसेक्सुअल जब होगा तो सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें विदाउट एंड विथ गैमेट्स का क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। समझ पा रहे हैं? तो विविपेरस क्या होते हैं, ओविपेरस क्या होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये 1 by 1 सेशंस में अपन डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।